एंशिएंट मिडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। दिल्ली सल्तनत कालीन तकनीकी विकास। सल्तनत काल में तकनीकी विकास की प्राचीन परंपरा तो विकसित नहीं हो सकी, किंतु कुछ नई तकनीकें भारत में प्रचलित हुई। इनमें चुंबकीय कुतुबनुमा प्रमुख है। इस दिशा सूचक उपकरण से समुद्री यात्राओं में सहायता मिली। इसके अलावा घोड़े पर रकाब व उसके पैरों में नाल का प्रयोग भी इसी काल में मिलता है। नाल व रकाब का उल्लेख फ़क्र-ए-मुतब्बिर नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का है। कागज़ का प्रचलन इसी काल में प्रारंभ हुआ। भारत में कागज़ की प्राचीनतम पांडुलिपि 1223 से 24 ईसा की है, जो गुजरात से मिलती है। यद्यपि भारत में रहट का प्रयोग के संकेत पूर्व मध्यकालीन ग्रंथों में अड़घट्ट, घटियंत्र आदि शब्दों के प्रयोग से मिलते हैं, परंतु इसका प्रमुख विस्तृत विवरण बाबरनामा में मिलता है। इसके प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी काल में फिरोज तुगलक द्वारा समय सूचक यंत्रों के प्रयोग के उल्लेख मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत में ही भारत में रेशम के कीड़े पालने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा चर्म, धातु कर्म आदि कार्यों में वृद्धि हुई। इन सभी कारकों ने अर्थव्यवस्था विकास को बल दिया। इस समय विभिन्न प्रकार के युद्ध इंजनों का भी प्रयोग शुरू हुआ, जैसे हर चरख, शिला प्रक्षेपास्त्र, संवत, सुरक्षित गाड़ी, गरगज, चलायमान मंच, फलाखून, गुलेल आदि। किले की दीवारों को तोड़ने, बारूदी गोले व पटाखा फेंकने वाले यंत्र को मंजनिक या अर्रादा कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था। वर्गीकृत समाज। तुर्कों के आगमन से भारतीय समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ, क्योंकि इसमें नए लोग जुड़े जो अपने साथ नया धर्म, नई संस्कृति और नई परंपराएं लेकर आए थे। प्रशासन में प्रभावपूर्ण और धनी लोगों के लिए अमीर शब्द का प्रयोग हुआ है। अमीर वर्ग प्रारंभ में अस्थिर था, परंतु खिलजी और तुगलक काल में अमीर वर्ग में प्रायः स्थायित्व आने लगा। साथ ही उसमें नए वर्ग भी जुड़े, जैसे खिलजी, हिंदुस्तानी, अफगान आदि। समाज में प्रमुखतः दो वर्ग थे, अशराफ और अजलाफ। अशराफ शरीफ का बहुवचन है। इस वर्ग में अमीर, उनके वंशज और उच्च वर्गीय उलेमा आते थे। इसका अर्थ था सम्मानित वर्ग। इस वर्ग में दो कोटियाँ थीं, अहल-ए-सैफ और अहल-ए-कलम। अहल-ए-सैफ योद्धा वर्ग था और ये स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। अहल-ए-कलम यानी विद्वान वर्ग, ये धार्मिक और न्यायिक पदों पर आसीन थे। अजलाफ कम अस्ल, यह समाज का दूसरा वर्ग था, इसमें निम्न और अवर वर्ग के लोग थे। अशराफ और अजलाफ में कोई मेल जोल नहीं था। तत्कालीन ग्रामीण जीवन के बारे में प्रायः बहुत कम जानकारी है। 12वीं शताब्दी के जैन लेखक हेमचंद्र सूरी ने गाँव में 4 वर्ग का उल्लेख किया है। पहला, बटाईदार, इनके लिए कृषक या आर्थिक शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, हलवाहा या भूमिहीन मजदूर, ये दोनों निम्न श्रेणी के किसान थे और सर्वाधिक जनसंख्या इनकी ही थी। 3, भूमिधारी या स्वतंत्र किसान, इनको तुर्कों ने खुद कास्ट प्रायः अपनी ज़मीन पर खेती करने वाला और मलिक-ए-ज़मीन कहा है। प्रायः अपने जन्म या विरासत के कारण ये ज़मीन प्राप्त करते थे। चौथा, शिल्पकार, चर्मकार, पहरेदार, इनमें से कुछ वर्ग अछूत माने जाते थे। इस काल में राजा शब्द का प्रयोग गाँवों के वास्तविक शासक के लिए होता था। इन्हें राय, राणा, रावत कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में घोर असमानता थी। किसानों की हालत बुरी थी और इसे मुद्रा व्यवस्था ने और बढ़ावा दिया। मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात सामाजिक सुरक्षा के लिए जाति बंधन और अधिक कठोर हो गए। शासकों द्वारा हिंदुओं के साथ जिम्मियों के समान व्यवहार किया गया। उच्च पद हिंदुओं के लिए अप्राप्त थे। मुसलमानों के साथ हिंदुओं में भी दास प्रथा थी। स्त्रियों की दशा। हिंदू स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में और गिर गई। सती प्रथा प्रचलित थी। राजपूतों में जौहर प्रथा का उदय हुआ, जिसमें अपने पतियों के युद्ध में मारे जाने पर राजपूत स्त्रियां
अग्नि को समर्पित हो जाती थीं। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए हिंदुओं में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा को बढ़ावा मिला। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मुस्लिम पुरुष अनेक विवाह करते थे। धनवान पुरुष तो सैकड़ों व हजारों की संख्या में स्त्रियां व दासियां रखते थे। पर्दा प्रथा कठोर थी, किंतु मुस्लिम स्त्रियां विधवा होने पर पुनः विवाह कर सकती थीं, तलाक दे सकती थीं और माता पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती थीं। इब्न बतूता का रेहला। इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा जाता था, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उसने भारतीय दास व्यापार तथा दास दासियों की स्थिति का व्यापक वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में असुरक्षित भारतीय राजमार्गों, नारियल तथा पान का उल्लेख किया है। उसने भारतीयों की जहाज निर्माण कला का भी उल्लेख किया है कि भारतीय कीलों के स्थान पर नारियल की रस्सियों से जहाज को सिलते थे। दिल्ली को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है, जिसमें 28 द्वार थे। उनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल था। इब्न बतूता ने भारतीय कृषि के अधिक उत्पादनकारी होने के पीछे मिट्टी के उपजाऊपन को बताया है। उसके अनुसार भारतीय किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। इब्न बतूता के अनुसार महीन मलमल अत्यधिक महंगी थी। इसके अलावा उसने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का भी उल्लेख किया है, पैदल तथा घुड़सवार। शिक्षा एवं साहित्य। सल्तनत काल में शिक्षा एवं साहित्य का विविधीकृत रूप से विकास हुआ तथा प्रचुर मात्रा में अरबी साहित्य का सृजन हुआ। देसी भाषाओं में साहित्य सृजन से नई परंपरा विकसित हुई। शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था। तुर्क व अफगान विजेता भारत में धर्म के साथ शिक्षा की नई पद्धति भी लाए। प्रारंभिक शिक्षा मकतब में तथा उच्च शिक्षा मदरसों में होती थी। ये व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाएं थीं जिन्होंने राज्य की ओर से वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी, जिन्हें कुछ शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा सूफी संतों के खानकाह भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की। उसने मुहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों में परिवर्तित कर दिया। शिक्षा के प्रमुख केंद्र। भारत में सुल्तानों तथा सूफी संतों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इस कारण कुछ छत्र शिक्षण केंद्रों के रूप में भी उभर कर सामने आए। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का खानकाह प्रमुख शिक्षण केंद्र बनकर उभरा। इसी तरह दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का खानकाह इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इल्तुतमिश ने दिल्ली तथा बदायूं में मदरसा की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज-ए-खास के समीप एक मदरसे की स्थापना की। फिरोज शाह का काल शिक्षा तथा शिक्षण केंद्र के विकास का काल रहा। भाषा। तुर्क जब भारत आए तो वे अपने साथ नई भाषा फारसी लेकर आए। यही भाषा तुर्क सल्तनत की प्रशासनिक भाषा बनी और फारसी में विपुल मात्रा में साहित्य की रचना हुई। भारत में अरबी भाषा मुख्यतः इस्लामी विद्वानों और धार्मिक दार्शनिकों के छोटे से समूह तक ही सीमित रही। अरबी धार्मिक कार्यों की भाषा बनी रही। फारसी का प्रथम केंद्र लाहौर बना। इस काल में फारसी का स्थानीय भाषाओं से संपर्क हुआ। तुर्की भाषा फारसी व अरबी भाषाओं के मुख्यतः खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। इसका उद्भव 11वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है, तथापि इसकी वास्तविक उत्पत्ति इल्तुतमिश के काल में हुई। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी अथवा देहलवी कहा। इसकी लिपि फारसी है। इसके उदय का कारण तुर्क सैनिकों का भारतीयों से संपर्क तथा सूफी संतों के कार्य रहे। इसका प्रारंभिक विकास दक्कन में हुआ, विशेषकर बीजापुर एवं गोलकुंडा में। मोहम्मद गेसूद राज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने फारसी लिपि में उर्दू ग्रंथ मीरान उल आशिकीन की रचना की। यह भाषा अपने विकसित रूप में मुगल काल में उत्तर भारत में पहुंची। इब्राहिम आदिल शाह पहला शासक था जिसने उर्दू को राजभाषा बनाया। इस्लामी जगत में इतिहास को विशेष सम्मान प्राप्त होने की परंपरा के कारण ही सल्तनत काल में अनेक लेखकों ने इतिहास पर ग्रंथों की रचना की। इनमें मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए-सिराज अफीक प्रमुख हैं। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाला गांव में 1253 ईसा में हुआ।
इन्हें तोता ए हिंद, तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण प्रारंभ किया। इन्होंने फारसी की एक नवीन शैली प्रारंभ की जिसे सबक ए हिंद या भारत की शैली कहा गया। इनकी रचनाओं में प्रमुख है नूह सिपेहर, देवल रानी खिज्र खां आशिका, किरान उस सादैन, मिफ्ता उल फुतूह, तुगलकनामा, अफजल उल फवायद आदि। ये अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ अभियान जैसे महाअभियानों में शामिल रहे। एक बार ये मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिए गए थे। खजाइन उल फुतूह तारीख उल ए अलाई में इन्होंने अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन किया है। इन्होंने सल्तनत काल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ माना जाता है। इन्होंने ईरानी व भारतीय रागों का मिश्रण करके तिलकत, राजगिरी आदि रागों तथा कई फारसी अरबी रागों जैसे यमन, सनम, गोरा आदि का आविष्कार किया। इन्होंने कव्वाली गायन शैली प्रचलित की। इन्हें सितार व तबले का भी आविष्कारक माना जाता है। यद्यपि ये तथ्य विवादित हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिन्होंने इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन ही इनकी भी मृत्यु हो गई। फारसी साहित्य से संबंधित एक पक्ष ये भी रहा कि बड़ी संख्या में संस्कृत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ऐसा प्रथम अनुवाद सूफी संत जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित सुख सप्तति का तूतीनामा नाम से किया। फारसी रचनाओं को संस्कृत में अनुदित करने का प्रयास नहीं किया गया। इसका एकमात्र अपवाद फारसी कवि जामी द्वारा रचित यूसुफ एवं जुलेमा की प्रेम कहानी है। संस्कृत एवं क्षत्रिय साहित्य। इस काल में संस्कृत साहित्य की विपुल मात्रा में रचना हुई। विभिन्न धार्मिक आचार्यों द्वारा दार्शनिक तथा संस्कृत में लिखे गए कागज के आगमन का लाभ उठाते हुए अनेक ग्रंथों की रचना और पुनर्रचना की गई। रामायण और महाभारत की कुछ प्राचीन पांडुलिपियाँ इसी काल की हैं। इस दौरान हिंदू विधि पर भारी संख्या में भाष्य और सार संग्रह तैयार हुए जैसे विज्ञानेश्वर रचित मिताक्षरा। अधिकांश रचनाएं दक्षिण में लिखी गईं। हेमचंद्र सूरी इस काल में ख्याति प्राप्त संस्कृत लेखक थे। इस काल में क्षत्रिय भाषाओं में भी उच्च श्रेणी का साहित्य रचा गया। बहमनी और बीजापुर दरबार ने मराठी और विजयनगर राज्य में तेलुगु को बढ़ावा दिया। सूफी संतों ने अवधी में भी लिखे जैसे मलिक मोहम्मद जयसी पद्मावत, मुल्ला दाऊद चंदायन। इस काल में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए भी होता था। सल्तनतकालीन प्रमुख रचनाएं हसन निजामी, इसकी रचनाएं हैं ताज उल मासिर। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया। गोरी के भारत आक्रमणों की जानकारी इसके लेखन से प्राप्त होती है। मिनहाजुद्दीन सिराज, इसकी रचना है तबकात ए नासिरी। यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के संरक्षण में रहा और उसी को अपना ग्रंथ समर्पित किया। 1260 ईसा। यह मुख्य काजी था। अमीर हसन देहलवी, इसकी रचना है फवाद उल फवाद। बलवन के काल में संरक्षण में रहा। इसे भारत का सादी कहा गया। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। जियाउद्दीन बरनी, इसकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, कुव्वत उल तवारीख, सना ए मोहम्मदी, हसरतनामा। यह 17 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहा। तारीख ए फिरोज शाही में इसने फिरोज तुगलक को आदर्श बताया है। इसमें बलवन से लेकर फिरोज तुगलक तक का वर्णन है। बद्र ए चाच, इसकी रचना है दीवान ए चाच और शाहनामा। मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहा और उसकी प्रशंसा में कसीदे लिखे। शम्स ए सिराज अफीक, इसकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में रहा और उसके शासन की प्रशंसा की। इसकी रचना वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ बरनी की तारीख ए फिरोज शाही समाप्त होती है। मोहम्मद बिहामद खानी, इसकी रचना है तारीख ए मोहम्मदी। आइनुल मुल्क मुल्तानी, इसकी रचना है इंसा ए माहरू, जिसे मुनसान ए महरूह कहा जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक काल में विभिन्न उच्च पदों पर आसीन रहा।
याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसकी रचना है तारीख ए मुबारक शाही। यह सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में रहा और उसी को यह रचना समर्पित की। यह सैयद वंश का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। शेख जमालुद्दीन जमाली कम्बू, इसकी रचना है सियर उल आरफीन मेहरुमाह। ये लोदी काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे और सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल अल बैहाकी, इसकी रचना है तारीख ए महमूद मसूदी। महमूद गजनबी के दरबार इतिहास आदि का विवरण है। ख्वाजा इसामी, इसकी रचना है फुतूह उल सलातीन। महमूद गजनबी से मोहम्मद तुगलक तक का इतिहास। यह पुस्तक बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। फिरोज तुगलक फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज तुगलक की आत्मकथा व अध्यादेशों का संग्रह है। इसमें अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है। सिरात ए फिरोज शाही, फिरोज तुगलक के बारे में लिखा है। अमीर खुसरो की रचना है किरान उस सादीन, बुर्गा खां व उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। मिफ्ता उल फतह, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अफियान व मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन है। नूह सिपेहर, भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। आशिका उल अनवर, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय, मंगोलों द्वारा स्वयं को कैदी बनाए जाने की घटना, देवल रानी खिज्र खां के बीच प्रेम प्रसंग। तुगलकनामा, अमीर खुसरो की अंतिम कृति जिसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन है। इसके अलावा है अमीर खुसरो की रचना लैला मजनू, श्री फरहाद, आइन ए सिकंदरी, हस्त बहिस्त, तारीख ए दिल्ली। इब्न बतूता का किताब है, इब्न बतूता का रचना है किताब उल रेहला, इसमें यात्रा वृत्तांत है। फिरदौसी का रचना है शाहनामा, महमूद गजनबी के राज्य शासन आदि से संबंधित है।